क्वेश्चन नंबर आपका 41 जो कि कुछ इस तरीके का है। इसमें बोला जा रहा है इन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आर रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस और डॉट। किसी भी एलिमेंट के एटम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम लोग उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को या तो क्रॉस या तो डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी एलिमेंट के एटम में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसके इलेक्ट्रॉन को हम लोग या तो क्रॉस या तो डॉट स्ट्रक्चर डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस मेथड को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, है ना। द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लोरीन का अगर आपका एटॉमिक नंबर 17 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 287, है ना, अकॉर्डिंग टू बोहर एंड बरी रूल। फिर है आपका ड्रा द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्लोरीन मॉलिक्यूल, है ना, क्लोरीन मॉलिक्यूल जो होता है बस दो क्लोरीन मॉलिक्यूल जो होता है उसमें आपके दो क्लोरीन एटम एक दूसरे से बाइकोवैलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन के वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन है जिसमें में से एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयरिंग में लगा दिया। तो क्लोरीन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन बचे आपके, एक तो चला गया शेयरिंग में तो बचे 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन को मैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा यहाँ पे। इन दोनों क्लोरीन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे शेयरिंग में चला गया। फिर है catenation is the ability of an atom to form bond with other atom of same element. It is exist by the both carbon and silicon. Compare the ability of catenation of two element give reason. यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक प्रॉपर्टी होती है, हर एक एलिमेंट के पास में एक प्रॉपर्टी होती है, दैट इज कैटिनेशन पावर, है ना। सारे एलिमेंट की कैटिनेशन पावर एक जैसी नहीं होती है। हालांकि अगर आप कैटिनेशन पावर की बात करोगे तो सबसे ज्यादा अगर इस नेचर में सबसे ज्यादा अगर कैटिनेशन पावर किसी एलिमेंट की होती है तो वो होती है कार्बन की। कार्बन की सबसे ज्यादा कैटिनेशन पावर होती है। उसके पीछे रीजन भी होता है कि कार्बन जो होता है, कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड की जो एनर्जी होती है यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वह बहुत हाई होती है। कार्बन जो होता है वह टेट्रा वैलेंसी शो करता है ना, टेट्रा वैलेंसी शो करता है। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे जो कार्बन होता है, कार्बन की साइज छोटी होने के कारण से इसका जो जब ये बॉन्ड बनाता है अदर कार्बन एटम से या किसी अदर एलिमेंट के एटम के साथ में तो वो बॉन्ड जो होता है मजबूत होता है। वही कह रहा है कि कैटिनेशन जो होता है, क्या होता है कैटिनेशन, एक क्षमता होती है, एबिलिटी होती है किसी एटम की, वह क्षमता जिसमें क्या होता है, टू फॉर्म बॉन्ड, किसी एटम के बॉन्ड बनाने की जो क्षमता होती है विथ अदर एटम ऑफ सेम एलिमेंट, विथ अदर एटम ऑफ सेम एलिमेंट, मतलब जैसे कार्बन है ना, तो कार्बन एटम के, कार्बन जो है आपका, अगर कार्बन की आप कैटिनेशन पावर की बात करोगे, कार्बन एलिमेंट के एटम की अपने ही एलिमेंट के अदर एटम, है ना, अपने ही एलिमेंट मतलब कार्बन एलिमेंट है, कार्बन एलिमेंट का एटम है तो कार्बन एलिमेंट का अदर एटम आपका कोई कार्बन होगा, उसके साथ बॉन्ड बनाने की जो क्षमता होती है उसे आप क्या बोलते हो, कैटिनेशन पावर। किसी एलिमेंट के एटम की अपने ही एलिमेंट के अदर एटम के साथ में बॉन्ड बनाने की जो क्षमता होती है उसे क्या बोलते हो, कैटिनेशन, है ना। और ये जो कैटिनेशन पावर होता है, जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी होता है जिसमें कोई एक एलिमेंट का एटम अपने ही एलिमेंट के अदर एटम के साथ बॉन्ड बनाने की क्षमता जो होती है, ये शो की जाती है कार्बन द्वारा भी और सिलिकॉन, सिलिकॉन भी आपका कैटिनेशन पावर इसकी हाई होती है ना। अब अगर हम इनकी एबिलिटी की बात करेंगे, कौन ज्यादा कैटिनेशन शो करेगा, यानी कौन सा, कौन कार्बन या सिलिकॉन, इन दोनों में से कौन सा आपका एलिमेंट होगा जिसकी कैटिनेशन पावर हाई होगी, दैट इज कार्बन। कार्बन का क्यों, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है
वो बॉन्ड बहुत मजबूत होता है, यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यानी इस बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है बहुत स्ट्रांग होने की वजह से इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है बहुत ज्यादा हाई होती है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है आपकी, बहुत हाई होती है, हाई होती है। कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है, और कार्बन जो होता है, कार्बन की जो साइज है वह क्या है, वो छोटी होती है, साइज क्या होती है, स्मॉलर होती है। स्मॉलर होने की वजह से जो बॉन्ड बनता है बिटवीन कार्बन कार्बन, वो बॉन्ड बहुत मजबूत होता है। तो इस एक क्वेश्चन भी मेरा सॉल्व हो गया है यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे भाई, है ना। अगला है आपका क्वेश्चन कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो मल्टीपल बॉन्ड रखते हैं बिटवीन दी टू कार्बन एटम, सो डिफरेंट, सो एडिशन रिएक्शन कीप द टेस्ट टू डिस्टिंग इथेन एंड इथेन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में आपका मल्टीपल बॉन्ड पाया जाता है। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाएगा या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। अगर आपका कोई अनसेचुरेटेड कंपाउंड है तो उसमें पक्का है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है। जो अनसेचुरेटेड कंपाउंड होते हैं उनमें पक्का है कि आपका कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा, है ना। आप और ये जो अनसेचुरेटेड कंपाउंड होते हैं इनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाने की वजह से एक कंपाउंड जो होते हैं एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, है ना। आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे किसके किसके बीच में, इथेन और इथीन के बीच में। इथेन का अगर आप देखोगे, इथेन का फार्मूला होता है C2H6 और इथीन का फार्मूला होता है C2H4। अगर इसका आप स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, है ना। CH3 और इथीन का फार्मूला देखोगे तो आपका कुछ इस तरीके से होता है ना। ये आपका क्या है, इथीन है। अब इथेन और इथीन में डिफरेंशिएट कैसे करोगे, तो हम अगर क्या करें, एक टेस्ट ट्यूब में हम इथेन ले, हालांकि इथेन तो आपका गैसेस स्टेट में होता है, गैसेस स्टेट में होता है, मतलब इसको हम लिक्विफाई कर दें, है ना। इथेन को हम लिक्विफाई कर दें, तो जो इथीन होगा, अगर इथीन को हम एक टेस्ट ट्यूब में लें, है ना, दो टेस्ट ट्यूब है, एक में आपका इथेन लिक्विड रखा हुआ है और एक में आपका रखा हुआ है ब्रोमीन वाटर, सॉरी, एक में आपका रखा हुआ है इथीन लिक्विड। इथीन भी गैस होता है, इसको भी लिक्विफाई करना पड़ेगा, और इथेन आपका दूसरे टेस्ट ट्यूब में है। और इसमें मैं अगर ऐड करूं ब्रोमीन वाटर, जिसका कलर जो होता है, ब्रोमीन वाटर का जो कलर होता है वह आपका होता है येलो कलर का, है ना। तो अगर इस ब्रोमीन वाटर को ऐड करने पर ये जो इसका कलर है ब्रोमीन वाटर का येलो कलर वो डिसअपियर हो जाता है। अगर डिसअपियर हो गया तो इसका मतलब हुआ कि आपका जो टेस्ट ट्यूब में जो कंपाउंड रखा गया था वो कंपाउंड आपका कैसा था, अनसेचुरेटेड था। और अनसेचुरेटेड का मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, है ना। तो इथेन वाले केस में ऐसा नहीं होगा। तो अगर आपका ब्रोमीन वाटर का कलर अगर आपका क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, तो हम बोलेंगे कि भाई जो हमारा कंपाउंड था वो इथीन था। अगर नहीं होता है तो वो कंपाउंड कैसा होगा, इथेन होगा, है ना। और एक बात और है कि जो इथेन होता है, चूंकि इथेन जो है वो कैसा कंपाउंड है, सेचुरेटेड है, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में आपका कैसा बॉन्ड पाया जा रहा है, इथेन इथेन के कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है ना। इसीलिए जो आपका इथेन है वो कैसा कंपाउंड है, इथेन आपका एक सेचुरेटेड कंपाउंड, और जो इथीन है वह एक टाइप का आपका अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, अनसेचुरेटेड कंपाउंड। इस हिसाब से अगर आप बात करते हो, तो अगर हम क्या करें, इथेन को जलाएं, है ना, तो इथेन को जलाने पे क्या होगा आपका, जो आपका फ्लेम मिलेगा ना, वहां पे गैस बर्न विथ ए ब्लू नॉन स्मोकी फ्लेम। इथेन जो होगा, इथेन इथेन को जब जलाओगे
तो एक ब्लू कलर की फ्लेम प्रोड्यूस होगी, और नॉन स्मोकी का मतलब यहाँ पे कोई धुआं आपका नहीं बनेगा। कोई धुआं धुआं मतलब आपका फ्लेम जब एक गैस चल रहा होगा तो आपका ब्लू कलर का फ्लेम निकलेगा, है ना। और साथ ही साथ यहाँ पे कोई भी धुआं आपका प्रोड्यूस नहीं होगा, है ना। नॉन स्मोकी फ्लेम यानी विदाउट धुआं वाला फ्लेम यहाँ पे निकलेगा। और अगर यहीं पे इथीन आप देखोगे तो इथीन जो होता है वो आपका एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है, और अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं वह जब वो जलते हैं तो येलो फ्लेम आपका प्रोड्यूस होता है, और ये भी आपका नॉन स्मोकी होता है, यानी यहाँ पर भी आपका धुआं प्रोड्यूस नहीं होगा। हाँ, इथेन जो होगा, इथेन को जलाने पे ब्लू कलर की फ्लेम मिलेगी, और अगर इथीन जलाते हो तो आपका एक येलो कलर का क्या होगा, फ्लेम प्रोड्यूस होगा, है। आगे की तरफ मूव करते हैं भाई हम लोग। आपका है अगला क्वेश्चन इस तरीके का। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका ए अल्कोहल है, ए आपका एस्टिक एसिड है, और इनके बीच में जब रिएक्शन हुआ तो आपका बना एस्टर, है ना। यानी देखो, अल्कोहल और एस्टिक एसिड आपका एसिड के प्रेजेंस में, है ना, ये दोनों एक दूसरे से कंडेंस हो जा रहे हैं। कंडेंस होने का मतलब जुड़ रहे हैं, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है और आपका एस्टर प्रोड्यूस हो रहा है। सो ये जो रिएक्शन है जिसमें आपका एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है बाय द कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ मेथिल अल्कोहल एंड स्टिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड आर कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है? एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन इज दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच एन एस्टर इज फॉर्म्ड बाय द condensation of alcohol and acetic acid in the presence of acidic medium। तो ये आपका जो ए है, ए का आपका ए का कौन सा मैचिंग होगा, आपका ए का मैचिंग होगा एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। दूसरे वाले में क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इस अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड पे क्या हो रहा है आपका, जुड़ रहा है। सो आपका यहाँ पे बी वाला जो रिएक्शन है वो किस टाइप का रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड पे ऐड हो रहा है और आपका इथेन आप प्रोड्यूस हो रहा है। तो बी वाला जो ऑप्शन होगा, बी का आपका मैचिंग करेगा एडिशन रिएक्शन से फर्स्ट से। यहाँ पे आप देखोगे क्लोरीन जो है, क्लोरीन जो एटम है, इस मीथेन मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस कर करके खुद अपने आकर यहाँ से क्लोरीन जो है, क्लोरीन हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे रहा है, हाइड्रोजन बाहर निकल जा रहा है, और हाइड्रोजन की जगह पे कौन आ रहा है आपका, क्लोरीन आ रहा है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, एक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। सबस्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें आपका किसी कंपाउंड का some part of an when some part of an displaced by another species are called substitution reaction। ऐसा रिएक्शन जिसमें किसी कंपाउंड का एक हिस्सा आपका सब्स्टिट्यूट हो जाता है बाय अदर स्पीसीज आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे यही चीज हो रहा है, इस मीथेन का जो हाइड्रोजन वाला हिस्सा था, एक हाइड्रोजन एटम जो था वो डिस्प्लेस हो गया, वही क्लोरीन, है ना। तो ये आपका किस टाइप का रिएक्शन है, सी वाला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड का थर्ड का आपका होगा सेकंड, और अब जारी सी बात है जो बचा है वो आपका थर्ड वाला हो जाएगा। तो इस तरीके से हो सकता है आपका। व्हाट इज रोल ऑफ द मेटल और रिएजेंट रिटन ऑन एरो इन दी गिवन केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या रोल होगा इसका, आपका रिएजेंट का या मेटल का। ये जो केमिकल रिएक्शन दिए हैं, इस केमिकल रिएक्शन में आपका मेटल या आपका कोई केमिकल रिएजेंट यहाँ पे जो दिया गया है, इनमें क्या इसका रोल है। यहाँ पे निकल जो है आपका कैटलिस्ट का काम कर रहा है, यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये भी आपका कैटलिस्ट का काम कर रहा है, और यहाँ पे जो आपका एल्कलाइन केमिनोफोर है ना, एल्कलाइन जो केमिनोफोर है ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है ना। इस तरीके से आप देख सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है आपका अगला वाले क्वेश्चन में, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है भाई। यहाँ पे देखोगे 47 वाला जो क्वेश्चन है उसमें बोला जा रहा है कि आपका एक साल्ट है जिसका नाम
तो मुझे साल्ट नहीं पता, वहां पे दे दिया गया है कि साल्ट कोई एक्स है आपका, है ना। ये साल्ट एक्स फॉर्म एंड ए गैस इज इवॉल्व व्हेन इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड का मतलब आपका इथेनोइक एसिड तो आईयूपीएसी नाम है, कॉमन नेम इसका होता है एसिटिक एसिड, फार्मूला CH3COOH। जब आपका एसिटिक एसिड यानी इथेनोइक एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ में, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में क्या होता है, एक साल्ट बनता है आपका एक्स, और एक आपकी गैस रिलीज होती है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। अच्छा, इस साल्ट कौन होता है आपका, देखो जब ये रिएक्ट करेगा, ये आपका चूंकि एसिड है, एसिटिक एसिड क्या है, एक एसिड है, और ये आपका मेटल बाइकार्बोनेट है, तो कोई भी मेटल बाइकार्बोनेट जब एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज बोल दी है, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी एंड ड्रा द डायग्राम फॉर द अपीयरेंस टू प्रूव दैट इवॉल्व्ड गैस इज वन विच यू हैव नेम, आल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन। तो ज्यादा कुछ करना नहीं है भाई मुझे, यहाँ पे जो साल्ट है उस साल्ट को आइडेंटिफाई करना है, कौन सी गैस रिलीज हो रही है उसको मुझे आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए मुझे एक डायग्राम भी बनाना है, केमिकल रिएक्शन भी लिखना है, कोई बात नहीं सब कुछ हो जाएगा आपका। आप एक चीज जानते हो ना कि मेटल जो बाइकार्बोनेट होते हैं वह एसिड के साथ में रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं, और आपका यहाँ पे एक साल्ट बनेगा, उस साल्ट क्या होगा आपका, सोडियम एसिटेट, क्या होगा, सोडियम एसिटेट CH3COONA, है ना। ये आपका साल्ट यहाँ पे बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, और साथ ही साथ आपका यहाँ पे वाटर भी प्रोड्यूस होगा। अभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आइडेंटिफाई करने के लिए जो गैस आपका यहाँ पे रिएक्शन के दौरान जो गैस रिलीज हो रही है उसे आप एक डिलीवरी ट्यूब के हेल्प से यहाँ पे लाइम वाटर में अगर आप पास करोगे तो जो लाइम वाटर होगा वो मिल्की कलर का हो जाएगा। ये बात तो हमने अच्छी तरीके से फर्स्ट चैप्टर में भी, सेकंड चैप्टर में भी बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास किया जाता है लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सोल्यूशन में, तो क्या होता है आपका जो सोल्यूशन होता है लाइम वाटर वो क्या हो जाता है आपका मिल्की कलर का, यानी यहाँ पे मिल्की कलर इसलिए आता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करके बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस आपका हाइड्रोजन, अब वाटर आपका यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। इसी के कारण से ये आपका वाटर में अनडिजॉल्व रहता है, इसी कारण से आपका जो कलर होता है वह मिल्की कलर का होता है, सोल्यूशन हो जाता है। तो भाई सब कुछ हो गया, A to Z सब कुछ हो गया है यहाँ पे। अगली क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका इस तरीके से, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन, गिव एग्जांपल। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड होते हैं जो केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। एग्जाम्पल आप देखोगे तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, पेंटेन, है ना। इथीन भी हो गया आपका, इथाइन हो गया, एल्कीन, एल्काइन, ये सारे आपके हाइड्रोकार्बन है। Give structural difference between the saturated and unsaturated hydrocarbon with two example each। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड केवल पाया जाता है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसा हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड पाया जाता है। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब आपका डबल बॉन्ड, या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड अगर पाया जा रहा है किसी हाइड्रोकार्बन में तो वो हमारा हाइड्रोकार्बन जो होगा वह अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, है ना। अब यहाँ पे आप किसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल लोगे तो मीथेन है आपका, यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देख ही सकते हो, इथेन भी आपका सैचुरेटेड है, प्रोपेन भी आपका सैचुरेटेड है, और यहीं पे अगर आप देखोगे इथीन, इथीन एक अनसैचुरेटेड है, इथाइन एक आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। फिर आप अगर व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो एटम या ग्रुप ऑफ एटम, एटम या ग्रुप ऑफ एटम विच डिसाइड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए कंपाउंड, कि एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो कि किसी कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करता है, ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, है ना। गिव एग्जांपल फॉर 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, हमको 4 डिफरेंट एग्जांपल चाहिए फंक्शनल ग्रुप के। फंक्शनल ग्रुप के तौर पे देखोगे
तो OH जो होता है आपका, ये जो ग्रुप ऑफ एटम है, ये एक एज ए फंक्शनल ग्रुप काम करता है एल्कोहल के केस में, है ना। इसी तरीके से CHO आपका एल्डिहाइडी ग्रुप होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? COH। इसी तरीके से अमाइन की बात करोगे तो अमाइन का फंक्शनल ग्रुप NH2 होता है ना। इसी तरीके से आप बात करोगे, आप अगर एमाइड की बात करते हो तो एमाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है CONH2, है ना। तो इस तरीके से आपका सारी चीजें हो जाएंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला है आपका, बहुत अच्छा सा सवाल है। नेम द रिएक्शन, उस रिएक्शन का मुझे नाम लिखना है। विच इज कॉमनली यूज इन द कन्वर्जन ऑफ वेजिटेबल ऑयल टू फैट। एक्सप्लेन द रिएक्शन इन्वॉल्व इन डिटेल। मुझे उस केमिकल रिएक्शन का नाम लिखना है जिसमें हमारा जो वेजिटेबल ऑयल होता है, वेजिटेबल ऑयल जो होता है वह चेंज हो जाता है वेजिटेबल का फैट में, फैट। उस केमिकल रिएक्शन का नाम लिखना है जिसमें आपका वेजिटेबल जो ऑयल होता है वह फैट में चेंज हो जाता है। तो इस रिएक्शन का नाम होता है हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। क्यों ऐसा नाम होता है इसका? देखो, हाइड्रोजनेशन का मतलब आपका हाइड्रोजन का ऐड होना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यानी इस टाइप के केमिकल रिएक्शन में आपका हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा, उसका एडिशन होगा। कहाँ पे एडिशन होगा? आपका वेजिटेबल ऑयल के साथ में। वेजिटेबल जो ऑयल होता है वह आपका एक कैसा कंपाउंड होता है? आपका अनसेचुरेटेड कंपाउंड। अनसेचुरेटेड यानी इसमें आपका जो ऑयल होगा उसमें आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई कंपाउंड आपका अनसेचुरेटेड है तो उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। अगर उसमें आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा तो आपका वह कंपाउंड एडिशन रिएक्शन शो करेगा विथ हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाया जाएगा, है ना, हाइड्रोजन का एडिशन करवाया जाएगा, और यहाँ पे कैटालिस्ट भी आपका यूज करना पड़ेगा, दैट इज निकल, प्लेटिनम या प्लेडमियम। इन तीनों में से आप कोई भी एक आपका कैटालिस्ट का काम कर सकता है। और इस रिएक्शन का नाम है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। और जब ये आपका हाइड्रोजन ऐड होगा इस वेजिटेबल ऑयल के साथ में, तो ये जो आपका अनसेचुरेटेड ऑयल था वो सेचुरेटेड फैट में आपका चेंज हो जाएगा। हालांकि अगर आप देखोगे तो आपको पता ही होगा कि ऑयल और फैट में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। देखो, ऑयल ऐसे आपके सबस्टांस होते हैं, ऐसे आपके अनसेचुरेटेड अनसेचुरेटेड ट्राइग्लिसराइड्स ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ ग्लिसरॉल, है ना। ग्लिसरॉल के ऐसे ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, वो भी अनसेचुरेटेड होते हैं, जो कि रूम टेम्परेचर पे कैसे होते हैं? आपके रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में होते हैं। और फैट क्या होता है? तो फैट ऐसे ऑयल होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे आपके सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, है ना। एक बात याद रखना, जो फैट होता है वह आपका सेचुरेटेड होता है और जो ऑयल होता है वह आपका अनसेचुरेटेड होता है ना। तो इस तरीके से ये भी सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। यहाँ पे वेजिटेबल घी यहाँ पे आपका लिखा गया है। वेजिटेबल घी को ही हम लोग बोलते हैं क्या? फैट। वेजिटेबल जो घी होता है जिसे हम डालडा बोलते हैं, डालडा, वो भी आपका एक फैट ही है। आपका फिर अगला है क्वेश्चन, राइट द फार्मूला एंड ड्रा द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का फार्मूला CCl4। इसका स्ट्रक्चर अगर आप ड्रा करोगे तो कुछ इस तरीके से आएगा इसका स्ट्रक्चर, है ना। और यहाँ पे आपका जहां जहां कोवेलेंट बॉन्ड है, इस कोवेलेंट बॉन्ड जानते हो आपकी दो इलेक्ट्रॉन, एक कोवेलेंट बॉन्ड के बनाने में दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन की आपकी जो, यहाँ जहां जहां कोवेलेंट बॉन्ड है यहाँ पे आप दो दो इलेक्ट्रॉन क्या करो, यहाँ पे रख दो, है ना। अब चूंकि कार्बन के वैलेंस शेल में चार इलेक्ट्रॉन थे, चारों एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूटिलाइज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूटिलाइज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूटिलाइज हो गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूटिलाइज हो गया शेयरिंग करने के लिए कार्बन का। तो कार्बन का तो सारा इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो गया।
तो कार्बन के ऊपर आपका कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन या किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। हालांकि क्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किया है इस बॉन्ड के फॉर्मेशन में। तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में तो 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन चला गया शेयरिंग में, तो इसके पास कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो, है ना। अच्छा, व्हाट इज स्पोनिफिकेशन रिएक्शन? स्पोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है, और इसका मुझे एक केमिकल इक्वेशन भी लिखना है। तो स्पोनिफिकेशन क्या रिएक्शन होता है, तो एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर का एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस रिएक्शन जो होता है उसे हम बोलते हैं स्पोनिफिकेशन रिएक्शन, क्योंकि जब एस्टर का एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है वह सोडियम आपका कार्बोक्सिलेट बनता है ना, जो जो कि एक सोप काम करता है। तो एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑयल या फैट इज कॉल्ड स्पोनिफिकेशन रिएक्शन, ऐसा भी बोल सकते हो। मैंने क्या बोला, अभी इसमें जो लिखा है उसमें अंतर क्या है। मैंने तो बोला कि भाई आपका एस्टर का एस्टर का एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस मतलब बेस के प्रेजेंस में, एल्कली के प्रेजेंस में एस्टर का जो हाइड्रोलिसिस होता है, एस्टर का एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस जो होता है वह क्या कहलाता है आपका स्पोनिफिकेशन रिएक्शन, है ना, स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे अंतर क्या है भाई आपका, यहाँ पे जो बोला जा रहा है हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑयल, ऑयल जो होते हैं वह क्या होते हैं, देखो मैंने पहली भी बात किया था, तो जो ऑयल होते हैं वह आपके ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं ग्लिसरॉल के। और जो ऑयल होता है, देखो ग्लिसरॉल का फार्मूला आपका CH2OH, CH3HOH, और यहाँ पे CH2OH, है ना। ये क्या है आपका ग्लिसरॉल है, इसका ट्राइग्लिसराइड्स क्या होगा, अगर यहाँ पे आपका कोई फैटी एसिड का मतलब हैवी कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला RCOH। अगर इस ट्राइग्लिसराइड के साथ में ये आपका जो फैटी एसिड है, ये अगर कंडेंस हो जाए, एल्कोहल ग्रुप इसमें और इसका जो कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है एक दूसरे के साथ कंडेंस हो जाए, तो आपका कुछ इस तरीके का यहाँ पे क्या बनेगा, कुछ इस तरीके का यहाँ पे आपका एस्टर बनेगा। क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। इस एस्टर जो ये जो एस्टर है, एस्टर का, ये एस्टर को यहाँ पे देखो, ये क्या था आपका फैटी एसिड था और ये आपका ग्लिसरॉल था। तो यहाँ पे जब कंडेंसेशन रिएक्शन हुआ इन दोनों के बीच में, तो आपका एक बना ट्राइग्लिसराइड्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फैट। इसी को हम लोग बोलते हैं फैट। तब बोलेंगे जब आपका जो आर है, आर एक ऐसा हो आपका, अगर ये आर जो पार्ट है ये अगर सेचुरेटेड हुआ तो फैट बोला जाएगा, और अगर अनसेचुरेटेड हुआ तो बोला जाएगा, है ना। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि एस्टर का एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस क्या कहलाता है, स्पोनिफिकेशन रिएक्शन, या ऐसा भी लिख सकते हो कि फैट या आपका ऑयल, है ना, इसका जो हाइड्रोलिसिस होता है वह क्या कहलाता है आपका एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। फैट या ऑयल का एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस आपका स्पोनिफिकेशन रिएक्शन कहलाता है। सपोज दैट आपका एक कोई एस्टर है, यहाँ पे आपका दे दिया गया है एथिल इथेनोएट, जिसका फार्मूला CH3COC2H5 होता है, और इसका हाइड्रोलिसिस करवाया जा रहा है एल्कलाइन के साथ में, एल्कलाइन सोल्यूशन। एल्कलाइन सोल्यूशन मतलब आपका कोई स्ट्रॉन्ग एसिड जो कि स्ट्रॉन्ग बेस जो कि वाटर में डिजोल्व हो जाए। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वह एक एल्कली है ना, क्या है, एल्कली है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड पहली बात तो ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वाटर में डिजोल्व भी हो जाता है। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस जो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, ऐसे बेस को हम लोग बोलते हो एल्कली, है ना। तो एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस का मतलब एल्कली के प्रेजेंस में अगर इसका हम हाइड्रोलिसिस कर दें, अगर इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो आप देख सकते हो, इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है ना। यहाँ पे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड में जो हाइड्रोक्साइड में प्रेजेंट होगा, वह इस सेंटर पे क्या करेगा, अटैक करेगा, ये बॉन्ड आपका यहाँ शिफ्ट होगा, फिर वापस जब आएगा ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ओवरऑल आपका यहाँ पे CH3 ए डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ से इससे कौन जुड़ जाएगा, इस कार्बन से आपका OH ग्रुप जुड़ जाएगा, ये आपका बना एस्टिक एसिड।
और यहाँ से आपका ये बाहर निकला, इतना ए वाला पार्ट आपका बाहर निकला, कौन सा, C2H5O पे निगेटिव चार्ज, है ना। अब यहाँ पे आपका सोडियम आयन तो बच गया। सोडियम आयन ये क्या करेगा, क्योंकि ये एसिड है तो प्रोटॉन देगा, तो ये जो आपका इथॉक्साइड आयन है ये इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, और यहाँ से हाइड्रोजन आपका निकल जाएगा। जब हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ से आपका सोडियम आयन आके अटैच हो जाएगा, और ये जो आपका इथॉक्साइड आयन था वह इथिल अल्कोहल में चेंज हो जाएगा, है ना। तो यही चीज यहाँ पे हुआ है, सोडियम इथेनोइड बना है, और आपका यहाँ पे एथिल अल्कोहल बना है ना। ये आपका जो है क्या बना है, सोडियम इथेनोइड। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्पोनिफिकेशन रिएक्शन, है ना। ये एक आपका अगर ये आपका जो था इथेनोइड, अगर यहाँ पे ये जो आपका एल्किल पार्ट CH3 था, अगर ये लॉन्ग चेन होता तो आपका ये सोप होता, सोप। साबुनीकरण, स्पोनिफिकेशन रिएक्शन का हिंदी में अनुवाद है साबुनीकरण, यानी साबुन का बनना। साबुन क्या होता है, सोप क्या होता है, तो सोडियम या पोटेशियम साल्ट ऑफ हैवी कार्बोक्सिलिक एसिड आर कॉल्ड सोप। तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट ही तो है, एक टाइप का सोप तो ही है, हालांकि सोप नहीं है, बट आपका यही, अगर CH3 ग्रुप यहाँ पे जो एल्किल पार्ट है, ये अगर आपका हैवी होता, मतलब लॉन्ग चेन आपका क्या होता, लॉन्ग चेन होता एल्किल पार्ट, तो ये हमारा क्या कहलाता, आपका सोप कहलाता। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा इस तरीके से कि एस्टर जो होते हैं वो स्वीट स्मेलिंग सबस्टांस होते हैं, तो बात सही है, एस्टर एक कंपाउंड होते हैं जो कि स्वीट स्मेलिंग उनका होता है, स्वीट स्मेल होता है ना, स्वीट स्मेल होता है। और आर यूज इन मेकिंग परफ्यूम, जो परफ्यूम बनाने में भी यूज किया जाता है एस्टर का, स्वीट स्मेलिंग होने की वजह से, इनका इसमें स्वीट होने की वजह से ये परफ्यूम बनाने में भी यूज किए जाते हैं एस्टर, है ना। सम सजेस्ट एक्टिविटी दे रिएक्शन इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ एस्टर विद द लेवल डायग्राम। तो यहाँ पे एस्टर के फॉर्मेशन के लिए मुझे क्या चाहिए, रॉ मटेरियल के तौर पे मुझे एक बीकर चाहिए, है ना, एक बीकर चाहिए। और क्या चाहिए मुझे, एस्टर आपका कैसे बनता है, एस्टर आपका बनता है जब आपका एल्कोहल, एल्कोहल और आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दोनों आपके जो कंपाउंड हैं, जब आपका एसिड की प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में आपस में कंडेंस होते हैं, कंडेंस मतलब जुड़ते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, जब इनको हीट किया जाता है एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो यहाँ पे आपका बनता है एस्टर, एस्टर बनता है। और प्लस में साथ ही साथ आपका वाटर मॉलिक्यूल आपका एलिमिनेट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो हम, मुझे बीकर चाहिए, एल्कोहल चाहिए, एल्कोहल चाहिए और कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड मुझे चाहिए, है ना। और यहाँ पे देख लो आपका जो इथेनोइक, जो आपका एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड लिया गया है वो आपका इथेनोइक एसिड है, और जो अल्कोहल लिया गया है वो आपका इथेनॉल ले लिया है, और इसको हीट किया जाएगा इस आपका कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। तो ये इसका आपका इस इथेनोइक एसिड का हाइड्रोजन और इस इथेनॉल का OH ग्रुप, ये दोनों आपके यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से OH वाटर के फॉर्म में आपका बाहर निकल जा रहा है, और ये दोनों कंपोनेंट जो है एक दूसरे के साथ में ज्वाइंट हो जा रहे हैं, और ज्वाइंट होकर के आपका बना रहा है एक एस्टर, है ना। इस एस्टर का नाम होगा एथिल एथेनोएट, जो एक टाइप का एस्टर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है एक कंपाउंड सी, एक कोई कंपाउंड है, सी नाम दे दिया गया, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बता दिया, मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका बताया गया C2H4O2। जैसे इसका नाम लिया C2H4O2, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो, दो ऑक्सीजन है, और ऐसा कंपाउंड जिसमें दो ऑक्सीजन होते हैं वो आपका, और भी कार्बन भी दो है, इसका मतलब आपका
वो कुछ और नहीं एसिटिक एसिड होगा। जैसे ही दो ऑक्सीजन आ जाए, है ना, तो ये बात समझ जाना कि यहाँ पे आपका कार्बन एंड इस कंपाउंड वाले चैप्टर में अगर आपको दो ऑक्सीजन आ जा रहा है तो इसका मतलब वो कंपाउंड आपका कैसा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। और किस टाइप का कार्बोक्सिलिक एसिड, चूंकि दो ही कार्बन है तो ये आपका एस्टिक एसिड है। क्या है? एस्टिक एसिड। तो ये जब आपका रिएक्ट करता है सोडियम मेटल के साथ में तो एक कंपाउंड आर बनाता है। ये आपका सोडियम के साथ में जब रिएक्शन करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस आपका लिबरेट होगा और आपका यहाँ पे एक आपका CH3COO आपका यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे सोडियम है। ये क्या है? आपका एक साल्ट है ना, साल्ट है ना, सोडियम मेटल टू फॉर्म एक कंपाउंड आर। एक कंपाउंड आपका जो साल्ट है यही इसी को बोला जा रहा है आर। और एक गैस इवॉल्व होती है, ये गैस जो कि क्या होता है, जिसको जलाने पे पॉप की साउंड आती है, दैट गैस इज हाइड्रोजन। कंपाउंड जो सी है, ऑन ट्रीटमेंट विथ एल्कोहल, इस कंपाउंड सी को अगर हम ट्रीट कर दें, यानी एस्टिक एसिड को अगर हम ट्रीट कर दें किसके साथ में, एल्कोहल के साथ में। अब एल्कोहल ए, एल्कोहल जो बताया गया है एल्कोहल ए, है ना, तो इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिड, भाई एसिड मतलब आपका एच प्रेजेंट होगा, तो एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बनता है जिसका मोलिकुलर फार्मूला होता है C3H6O। फार्मूला क्या है इसका? C3H6O। अच्छा बताओ कि मुझे, अब मुझे पता चल गया ना कि ये एस्टर है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि एस्टर है जिसका फार्मूला C3H6O2 है। तो जरा ड्रा करिए तो इसका मेरे हिसाब से जो स्ट्रक्चर बनेगा वह कुछ इस तरीके का बनेगा, है ना। एक दो तीन, तीन कार्बन है, छह हाइड्रोजन, तीन तीन छह हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन, सही है ना। यानी मेथिल मेथेनोएट, ये क्या है आपका? मेथिल इस इथेनोएट, इसका नाम है मेथिल इथेनोएट, है ना। ये आपका एक एस्टर है। अच्छा, यहाँ पे दो कार्बन ऑलरेडी था, यानी एल्कोहल जो होगा, उस एल्कोहल में केवल एक कार्बन होगा। वो का एक कार्बन वाला जो एल्कोहल है वह है मिथाइल एल्कोहल, है ना। अच्छा, चलो यहाँ तक हो गया, है ना। फिर आगे क्या कह रहा है आपका? ऑन एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड टू सी, जो सी है, सी के साथ में अगर हम क्या ऐड कर दें, मतलब ये एस्टिक एसिड है, इसके साथ में अगर हम ऐड कर दें सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आपका टू गिव सी क्या मिलता है? सी मिलता है। सी मतलब है ऑन एडिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू सी, सी में अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दें, इट गिव आर, आर मिलता है। क्या होगा? ये आपका एसिड है, ये आपका बेस है, दोनों रिएक्ट करेगा, तो यहाँ से आपका हाइड्रोजन आयन और यहाँ से हाइड्रोक्साइड आयन वाटर के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएंगे और आपका एक साल्ट बनेगा, दैट इज सोडियम एसिटेट, है ना। ये आपका क्या है? साल्ट। इसी को बोला जा रहा है आर, है ना। तो क्या आर जो हमने गेस किया था वो सही है? हाँ, यही तो आर था आपका, है ना। आर एंड वाटर। अच्छा, एस जो है, एस, एस ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव बैक टू आर एंड ए। एस क्या था यहाँ पे? एस स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड को हम लोग बोले थे एस, यानी ए आपका क्या था? एस, है ना। अब क्या होगा कि अगर हम किसको हीट कर दे भाई, ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन गिव, हाँ, ऑन एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड टू सी गिव आर एंड वाटर एस। एस को अगर हम ट्रीट कर दें किसके साथ में? एस का मतलब आपका ए, इसको अगर हम ट्रीट कर दें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो यहाँ पे अटैक करेगा, ये यहाँ पे अलग हो जाएगा और आपका बनेगा CH3COOH, है ना। यहाँ पे ए बनेगा और प्लस में आपका क्या बनेगा? वाटर। तो मुझे आइडेंटिफाई करना है सी को, आर को, ए को, एस को, और केमिकल रिएक्शन जो इसमें इन्वॉल्व हो रहा है उसको भी लिखना है। तो ज्यादा आपको यहाँ पे, तो देखो सी तो ऑलरेडी हम बता चुके थे, सी क्या है आपका? एस्टिक एसिड है ना। सी आपका एस्टिक एसिड था, एसिटिक एसिड। आर क्या था? आर भाई यहाँ पे आपका ए था, सोडियम एसिटेट आर। ए क्या था?
तो ए आपका, ए ए कहाँ गया, ए आपका मिथाइल अल्कोहल था। एस क्या था, तो एस आपका ये जो एस्टर था, मिथिल एथेनोएट, ये आपका क्या था, एस था। तो इस तरीके से हमने, और केमिकल रिएक्शन भी हमने यहाँ पे सारे केमिकल रिएक्शन लिख लिया है। तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है अच्छे से। बाकी के क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में